नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन टॉपिक को इन डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन पर भी बात करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आज के ट्रेंड में है पूछे जा रहे हैं उन पर भी बात करेंगे, और आपकी जो रियल लाइफ में ब्रेन का किस तरीके से यूज करना चाहिए, और बहुत सारे फैक्ट जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पहले बता दिए थे और कुछ फैक्ट जो कि मैं आपको आज की क्लास में भी बताता हुआ चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा, लिखाऊंगा कम, क्योंकि लिखाने बैठ गया तो 2-3 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे हो जाएंगे। तो ज़्यादा लिखाना नहीं है, मैं एक लेक्चर के रूप में सभी चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगा। तो पॉसिबल हो तो आप सभी चीज़ों को आप नोट करते हुए जाइएगा, जिससे कि आप मल्टीपल टाइम इन चीज़ों को रिवाइज करवाएं। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लो, मुझसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कोई भी मतलब नहीं है जब तक तुम खुद नहीं मेहनत करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेन के बारे में। पहला क्वेश्चन सीधा और सिंपल पूछा जाता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन के अध्ययन को, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हुआ चलता हूं जिससे आप समझ पाओ। ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन है, मानव का जो ब्रेन है, ये सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा विकसित है। इसी कारण से जो ह्यूमन है, मानव है, वो सभी प्राणियों में धरती पर सबसे ज्यादा विकसित माना जाता है, क्योंकि उसके पास एक विकसित दिमाग है। दिमाग के बारे में फैक्ट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि हमारा जो दिमाग है ना, इसमें 60 से 70 हजार जो विचार हैं, थॉट्स रोजाना अपने दिमाग में आते हैं। जब आप मर जाते हैं, मौत होने के बाद भी क्या होता है, 5 से 6 मिनट तक आपका जो दिमाग है वो कैसा रहता है, अपनी वर्किंग कंडीशन में रहता है, मतलब काम करता ही रहता है। और कुछ फैक्ट्स इसके बारे में मैंने आपको बताए थे। इसका वेट कितना होता है, ये सबसे फैटेस्ट ऑर्गन होता है, इसके लिए सर्वाधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, ये भी मैंने बताया था। और आपको आश्चर्य होगा, हमारे शरीर जब आप जगते हैं ना, जब आपकी नींद खुलती है, तो हमारे जो ब्रेन है इसमें 33 वॉट की क्या होती है, पावर। क्या 33 वॉट की पावर ये क्या करता है, रिलीज करता है। जब आप जागते हैं ना तो 33 वॉट की लाइट, मतलब आप बल्ब को जला सकते हो, इतनी पावर होती है दिमाग के अंदर जब आप जागते हैं। तो हमेशा जब भी पढ़ा करें, पढ़ने का शेड्यूल बनाया करें, तो पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में उठ करके ज्यादा पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा पावर होती है उस समय पर। तो ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग टाइम में पढ़ा करें। और हाँ, जो हमारे शरीर में जो पूरे के जो संचार हो रहा है, जो मैसेज आ रहे हैं, उद्दीपन जा रहे हैं, कोई भी आपको टच करता है तो ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन से फिर आपके जो भी संबंधित अंग है वहां तक जो मैसेज पहुंचते हैं, उनके लिए भी हमारे शरीर में मैंने पहले बताया नर्व्स पाई जाती हैं। तो नर्व्स के बारे में इन डिटेल में मैंने पहले समझा दिया था। तो वहां पर भी नर्व्स में जब मैसेजों का आवागमन होता है तो लगभग कितने 15 से 20 मिली वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जो सिनेप्स के माध्यम से फिर मैसेज का क्या होता है, आवागमन होता है। ये सभी चीजें मैं आपको पहले ब्रेन के बारे में बता चुका हूं। और जो हमारा ब्रेन है इसमें कितनी न्यूरॉन सेल होती हैं, तो यहां पर पॉइंट लिख लीजिएगा। ब्रेन के अंदर लगभग 100 बिलियन, कितनी 100 बिलियंस क्या होती हैं, न्यूरॉन सेल होती हैं। कितनी होती हैं, 100 बिलियंस होती हैं। कहीं कहीं आपको एग्जाम में मिलेगा 86 बिलियन भी मिलेगा, लेकिन जहां पर ज्यादातर देखा गया है तो कितना है, 100 बिलियंस आपके क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। कुछ ग्लाइकल सेल भी पाए जाते हैं, ग्लियल सेल। क्या ग्लियल सेल भी आपको पूछ सकता है कि ग्लियल सेल कहां पाई जाती है, तो आपको बताना होगा। सीधा और सिंपल ब्रेन में पाई जाती हैं। ये बहुत सारे फैक्ट है जो कि प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो ये मैंने कुछ डायग्राम पहले से बना दिया है जिससे कि आप चीजों को समझ पाए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सभी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। चलो भाई देखो, समझिएगा ध्यान पूर्वक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का एक पार्ट है, ऑर्गन है, क्योंकि ये अगर खराब हो गया, इसमें कोई दिक्कत आ गई, तो फिर एक तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कोई कोमा में चलेगा। कोमा में चलने का मतलब क्या होता है, कोमा में जाने का मतलब है आपका जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है आपका, वो फंक्शन करना उसने बंद कर दिया, मतलब वो काम नहीं कर रहा। जब ये काम नहीं करेगा तो आपका शरीर एक तरीके से वेस्ट है। इसको काटो पीटो कुछ भी करो, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक क्या पाया जाता है, एक बॉक्स पाया जाता है, क्रेनियल बॉक्स। ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर कुछ हड्डियां पाई जाती हैं। ब्रेन के ऊपर क्या पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियों का एक तरीके से इस तरीके से एक जाल पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों का क्या पाया जाता है, एक जाल पाया जाता है। इस जाल में जो हड्डियां हैं इस तरीके से हमारे ब्रेन के ऊपर होती हैं।
समझिएगा, हमारे ब्रेन के ऊपर हड्डियों का एक जाल पाया जाता है। उस जाल को क्या बोलते हैं? क्रेनियल, क्या बोलते हैं? क्रेनियल, लिखिएगा क्रेनियल, क्रेनियल बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बॉक्स बोलते हैं। जो ये जाल है, जो क्रेनियल बॉक्स है, इसमें टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। थोड़ा सा ये बोर्ड भर जाएगा तो इधर मैं पॉइंट लिखता हुआ चलता हूं, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है इसके ऊपर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपको बताना होगा सर 8 हड्डियों से एक जाल बना होता है जो कि प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जब आपको चोट लगती है, नॉर्मल आप गिर जाते हो, कुछ भी हो जाता है, तो आपके ब्रेन को कोई भी चोट नहीं लगती, क्योंकि जो हड्डियों का ये जाल बना हुआ है, क्रेनियल जाल बना हुआ है, क्रेनियल बॉक्स बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है? क्रेनियल, लिखिएगा इंग्लिश में लिख लो, वही हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में भी मैं बोल रहा हूं। क्रेनियल, क्रेनियल इसमें बॉक्स पाया जाता है। तो क्रेनियल बॉक्स में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको बताना होगा इसमें 8 बोन्स होती हैं। क्या 8 बोन्स होती हैं? इन बोन्स में एक जो जॉइंट पाया जाता है इसे फाइबर जॉइंट बोलते हैं। क्या? फाइबर जॉइंट, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि पाई जाती है, जो ब्रेन के ऊपर जो हड्डियां हैं, तो फाइबर जॉइंट पाया जाता है, ये आपको समझ में आएगा, जिसे हिंदी में कपाल बोलते हैं। जो हमारा जो यहाँ पर क्रेनियल बॉक्स है, मैंने क्या बताया यहाँ पर, ये पूरा का पूरा एक तरीके से जो फ्रेम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, तो ये इस बॉक्स में जो क्या क्या पाई जाती है? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। पाई जाती कि नहीं पाई जाती? अब इसी के अंदर जो नर्व्स पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है? कुछ नर्व्स भी पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? नर्व्स। तो नर्व्स कौन कौन सी होती है? नर्व्स को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रेनियल नर्व्स कहाँ पाई जाती हैं, तो क्रेनियल नर्व्स भी आपकी कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। सर क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, तो आपको बताना होगा कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं। कितने? 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं हमारे दिमाग में, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं पॉइंट नंबर 4, क्रेनियल, क्रेनियल, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? पूछा, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको बताना होगा 12 पेयर हमारे क्या होती हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? यहां तक पूरा समझ में आ गया। चलो आगे की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 लिखते हुए जाएगा, पॉइंट नंबर 5। अब यहां तक ऊपर की बात हो गई पूरी। अब हम बात करते हैं जो हमारा दिमाग है, अब अंदर की बात करते हैं। अंदर चलेगा, अंदर चलेंगे तो हमारा जो ब्रेन है अभी नहीं आया है। ब्रेन के ऊपर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। ये जो ब्रेन है हमारा, इसके ऊपर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। उन झिल्लियों का नाम क्या क्या है, वो आपको जानना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो सुनिएगा, जो सबसे ऊपरी जो झिल्ली होती है, जो सबसे ऊपरी जो लेयर है, ये झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, जो ऊपरी सबसे मेम्ब्रेन है, इसको किस नाम से जानते हैं? जो सबसे ऊपरी मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? इसको ड्यूरामेटर के नाम से जानते हैं। ऊपरी सबसे जो मेम्ब्रेन है उसको ड्यूरामेटर बोलते हैं। जो अंदर की है, जो बीच वाली है, इसको क्या बोला जाता है सर? इसको बोलते हैं अरेक्नोइड। क्या बोलते हैं? इसको अरेक्नोइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसको अरेक्नोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो सबसे अंदर वाली होती है इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? इसको पायामेटर, इसको बोलते हैं पायामेटर के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन के ऊपर आपसे पूछेगा कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं, तो आपको बताना होगा ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर, 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। चलो ठीक है। आपने सुना होगा कि हमारे ब्रेन में क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया? तरल पदार्थ पाया। कहां पाया जाता है, तो वो समझ लीजिएगा। जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जहां पर जो अरेक्नोइड है, जो अंदर वाली ये है अरेक्नोइड, इसमें गुहा भी होती है, अरेक्नोइड कैविटी होती है, इसमें पाया जाता है आपका एक तरल पदार्थ पाया जाता है। उस तरल पदार्थ का नाम क्या है, वो समझ लीजिएगा। ये जो तरल पदार्थ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इस तरल पदार्थ को हम बोलते हैं CSF। CSF क्या बोलते हैं? इसको CSF। CSF का मतलब क्या हुआ? जो तरल पदार्थ है इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में कितनी होती हैं, तो ब्रेन में कितनी होती हैं? इसमें 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहाँ पर लिखिएगा 3 मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन होती हैं सर? 3 मेम्ब्रेन होती हैं। नाम सभी आप नोट कर लीजिएगा। इसमें एक तरल पदार्थ होता है। एक तरल पदार्थ कौन सा होता है भाई? लिखिएगा, इसमें तरल पदार्थ का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। ये आपको समझ में यहाँ तक अच्छे तरीके से आ गया होगा। आ गया भाई?
आया नहीं आया? ठीक है, दोबारा समझो एक बार। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। सबसे जो बाहरी जो झिल्ली होती है उसको ड्यूरामेटर बोलते हैं, उस बीच वाली को अरेक्नॉइड, और सबसे अंदर वाली जो ब्रेन से टच होती है उस झिल्ली को बोलते हैं पायामेटर, राइट। पायामेटर में ही क्या होता है कि जो नर्व्स हैं, जो हमारा जो नर्व सिस्टम पूरा जो कनेक्टेड रहता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स भी इसमें पाई जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि जो सीएफसी है, सीएसएफ है, सीएसएफ का काम क्या होता है? तो अब देखो यहाँ पर ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा है, तो मतलब क्या करेगा, ये कुछ न कुछ तो काम होगा इसका, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो चोटें लगती हैं तो उनमें भी हेल्प करता है। सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? सीएसएफ का जो इंपॉर्टेंट काम है, यहां पर लिख देता हूं मैं, सीएसएफ का एक ही काम है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, लिखिएगा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका भी क्या करता है? ये परिवहन करने का काम करता है। और हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, क्या जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थों को, यही सीएसएफ जो तरल पदार्थ है, ये लिख दिया मैंने, तो सीएसएफ तरल पदार्थ हमारे दिमाग से जो खतरनाक, जो हानिकारक, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालता है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी करता है। क्या? ऑक्सीजन सप्लाई करता है। समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो झिल्लियां हैं, ये आपको झिल्लियां दिखाई देगी? बिल्कुल सर दिखाई देगी। तो जो झिल्ली मैंने 3 झिल्ली बता दी, कभी कभी क्या होता है, इन झिल्लियों में इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन झिल्लियों में इन्फेक्शन कौन करता है? एक वायरस है, बैक्टीरियाज हैं, और कोई भी अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, तो वो कभी कभी क्या कर देते हैं, इनमें इन्फेक्शन कर देते हैं। जब इन्फेक्शन कर देते हैं तो उस बीमारी को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि एक डिजीज होती है, उसे क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती है? एक डिजीज होती है, मेनिनजाइटिस बोलते हैं। मेनिनजाइटिस क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस नाम की एक रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, जब इन्फेक्शन हमारी किस में हो जाता है? इन झिल्लियों में हो जाता है। यहां तक चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। वो ब्रेन का ऊपरी हिस्सा मैंने बता दिया, पूरा पूरा एक बार समझ लो, बस लास्ट बार एक बार और समझ लो कि जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक क्रेनियल बॉक्स पाया जाता है। क्रेनियल बॉक्स में 8 हड्डियां पाई जाती है। बोलेगा क्रेनियल बॉक्स पाया जाता है, बॉक्स में 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां फाइबर जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। किस जॉइंट से? फाइबर जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं। उसके अंदर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं ब्रेन के ऊपर, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं। सबसे जो बाहरी होती है उसे ड्यूरामेटर, सबसे जो बीच वाली होती है अरेक्नॉइड, और सबसे जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं पायामेटर के नाम से जानते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जो द्रव पदार्थ बोले तो उसका नाम क्या है? सीएसएफ। इसमें जो ये पदार्थ दिखाई दे रहा है आपको, सीएसएफ बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहां पर भी मैंने नोट कर दिया आपको, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ऊपर का क्या क्या मैटर है। और जो सीएसएफ है, इसका काम क्या है मैंने बता दिया। हमारे शरीर में पोषक तत्व है, हमारे ब्रेन को इनके लिए परिवहन करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी ये करती रहती है। यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अपशिष्ट पदार्थों को निकाल लेती है, पूरा ये समझ आया होगा आपको। एक बार इसको मिटाता हूं मैं, और भी जो अंदर की बातें हैं उन पर हम अब बात करते हैं। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हमारे ब्रेन के बारे में अंदर की बातों को कुछ समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, इसको 3 भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटेंगे हम ब्रेन को? 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं, पहले हिस्से को क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। दूसरे को मध्य मस्तिष्क। तीसरे हिस्से को क्या बोलते हैं? तीसरे को बोला जाता है सर पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, सभी जानते हैं ये तो। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क, 3 नामों से इनको जाना जाता है। ये आप सभी अच्छे तरीके से भली भांति इनको जानते हैं, तीनों के नाम। ये तो रटे पेटे नाम हैं, इनमें से क्या क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। ये नामों में से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो भाई सर कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझ लो भाई, हाँ समझ लो। जो हमारा जो यहाँ पर जो ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क है, इसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। क्या? अग्र मस्तिष्क बोले। ये पूरा का पूरा यहाँ से ये हो गया अग्र मस्तिष्क। ये जो पीछे वाला है ये होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क, और जो बीच में ये यहाँ पर ये होता है आपका मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो समझते चलिएगा अच्छे तरीके से। एक बार जो मेम्ब्रेन है इनको मैं हटा देता हूं, हटा दिया था, चलो मेम्ब्रेन को रहने दो यहाँ पर अभी तक, ठीक है, मेम्ब्रेन को रहने दो।
तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, पहले भाग पर चलते हैं जिसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क अभी लिख नहीं रहा हूं क्योंकि देखो अग्र मस्तिष्क को जब हम पढ़ते हैं तो 3 भागों में लेकर के पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि अग्र मस्तिष्क को और किस नाम से जानते हैं, तो मैं यहां पर हेडिंग लिखूंगा मेसेंसीफेलोन। क्या, सॉरी मेसेंसीफेलोन नहीं, इसको बोलेंगे प्रोसेंसीफेलोन। क्या बोलेंगे? प्रोसेंसीफेलोन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोसेंसीफेलोन नाम से जानते हैं। जो आपका जो अग्र मस्तिष्क है इसको प्रोसेंसीफेलोन के नाम से जानते हैं। अब प्रोसेंसीफेलोन है, इसके जो सब डिवीजन करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ेंगे हम सेरिब्रम। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। सेरिब्रम बोले तो हम पढ़ेंगे परम मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले। हिंदी की टर्म आप सभी जानते हैं, तो कम समय, देखो ज्यादा चीजें मैं नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है आपकी। तो सेरिब्रम वाले पार्ट की बात करेंगे। क्या, जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेरिब्रम वाला पार्ट। जो सेरिब्रम वाला पार्ट है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। सेरिब्रम वाला पार्ट सबसे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो सेरिब्रम वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? बड़ा दिमाग के नाम से भी जानते हैं। इसको इंटेलिजेंट के माइंड के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो टोटल ब्रेन है इसका लगभग 2/3 या 80% हिस्सा जो कि पूरा का पूरा क्या बना होता है? सेरिब्रम बना होता है। बाकी के हिस्से को छोड़ दें, लगभग 80% ये बना हुआ होता है आपका सेरिब्रम वाला पार्ट। सेरिब्रम के बारे में बहुत सारी चीजें समझानी है, इसको पढ़ेंगे, इन डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर मैं आपको आज बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जो सेरिब्रम वाला पार्ट है इसको हम विभाजित करें, इसका अलग से मुझे यहां पर आपके लिए डायग्राम बनाना होगा। ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट है यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सेरिब्रम वाला पार्ट है पूरा का पूरा। ये कौन सा है? इसको सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम वाला पार्ट है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो समझो। सबसे पहले सेरिब्रम में अब कौन कौन सी चीजें पाई जाती है मैं स्टार लगा करके लिखता हुआ चलता हूं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना भाई? आपको आएगा, अच्छे तरीके से आएगा, बशर्ते आप चीजों को समझा करो, पढ़ने की कोशिश किया करो। अभी थोड़ा सा चीजें बेहतर नहीं है अपनी, अभी डिजिटल चीजें नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि लिखाने में टाइम लगता है भाई, तो स्ट्रगल टाइम चल रहा है अभी। हाँ, तो थोड़ा सा चीजों को कोऑपरेट करें, समझने की कोशिश करें तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाएगा, ठीक है? चलो, तो अब बात कर लेते हैं हमारे सेरिब्रम वाले पार्ट की। सेरिब्रम को एक दूसरे डायग्राम से मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ पाए, ठीक है? देखो भाई, यहाँ पर सेरिब्रम के सभी पॉइंट में नोट डाउन कर दूंगा। और जो सेरिब्रम है, जो ये वाला पार्ट है, हम इसको वाले पार्ट को अलग से निकाल के यहाँ पर मैं रख देता हूँ आपके सामने, जिससे आप चीज़ों को समझ पाए। ये जो सेरिब्रम है ये 2 स्फीयर्स में बट जाता है। क्या, जो सेरिब्रम वाला पार्ट है इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। 2 स्फीयर बोले तो 2 अर्धगोलों में इसको हम विभाजित कर देते हैं, 2 अर्धगोले बना लेते हैं। एक तो गोला ये हो गया और ये इसको ब्लैक से बना देते हैं। सेरिब्रम वाले पार्ट को हम 2 अर्धगोलों में विभाजित करते हैं, ठीक है भाई? चलो, ये तो 2 अर्धगोले बन गए। सेरिब्रम को 2 अर्धगोलों में बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है। इन दोनों अर्धगोलों को फिर एक बार पुनः इनको विभाजित किया जाता है, तो इस तरीके से इसके 4 भाग बन जाते हैं। कितने भाग बन जाते हैं सेरिब्रम वाले पार्ट के? 4 भागों में हम इसको पढ़ेंगे। सेरिब्रम में क्या क्या चीजें होती हैं? सेरिब्रम में जो आपकी याददाश्त है, जो सोचने की शक्ति है, डिसीजन मेकिंग है, इन सभी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अब इसको स्किप मत करना, इन सबको देख लेना। यही है आपकी दिमाग में जो क्षमता है, आप याद कर पा रहे हो, चीजों को सुन पा रहे हो, आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हो, कैसी जो कंडीशन में आप कैसे निर्णय लेते हो, ठीक है? ये भी निर्धारित करेगा ये कि आप सिचुएशन में फंस गए, प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो ब्रेन का कौन सा, जो सेरिब्रम का है, सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा उस चीज को कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो इन सभी चीजों के बारे में समझिएगा, ठीक है? देखो, एक भाग होता है, हाँ पहले यहां पर बताता हूं आपको, अब प्रैक्टिकली समझ लीजिए। ये मैं हूं, ठीक है? ये जो सबसे पहले जो आगे वाला हिस्सा होता है इसी को बोलती है, यही होता है हमारा प्रेमस्टिक। क्या होता है? ये हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट होता है, ये यहां से लेकर के ये वाला एंड यहां तक होता है, ठीक है? ऊपरी हिस्सा होता है, इसको सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम वाले हिस्से में क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें एक फ्रंटल, आगे देखो इसको फ्रंटियर, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन भी हो, यहाँ पर एक फ्रंटल बोन होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रंटल, ठीक है? तो एक पार्ट है इसका फ्रंटल, एक पार्ट का नाम है फ्रंटल, हिंदी में अभी लिखूंगा नहीं हिंदी। और एक इधर वाला जो पार्ट है इसको फ्रंटल बोल दिया, इसको फ्रंटल बोला, इसको बोलते हैं टेम्पोरल, इसको बोलते हैं टेम्पोरल, इसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल बोल दिया। और सबसे जो एक पीछे होता है,
पीछे होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। और जो बीच में बचेगा यहाँ पर ये होता है आपका पेरेंटल। ये कौन सा हिस्सा होता है? पेरेंटल। इस तरीके से हम इसको बांट देते हैं। थोड़ा सा ये आपको समझ आ गया, आया कि नहीं? है देखो, फ्रंटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, ऑक्सीपिटल और पेरेंटल, ये भाग होते हैं हमारे ब्रेन की। समझ में आ गया? ब्रेन के नहीं, किसके बता रहा हूं मैं आपको, अंदर के भागों के बारे में बता रहा हूं। सेरेब्रम के 4 भाग होते हैं। तो जो फ्रंटल वाला पार्ट होता है, ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किन चीजों का निर्धारण फ्रंटल जो भाग है, जो पार्ट है, उसके द्वारा किया जाता है, वो समझ लीजिएगा आप। ठीक है, चलो देखो भाई, आप जो सोच रहे हैं, ठीक है, आप जो सोचते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम में फंस गए, आप कहीं कोई भी निर्णय लेना है आपको, तो उस टाइम पे जो फंक्शन करेगा आपका फ्रंटल वाला पार्ट करेगा। ठीक है, अगर आप सुनने की क्रिया कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज को सुन पा रहे हैं, तो आपका जो टेम्पोरल वाला होगा। एक होता है ऑक्सीपिटल वाला पार्ट। क्या होता है ऑक्सीपिटल वाला पार्ट? जो आप लिसनिंग करते हैं, आपको जो विजुअलाइजेशन करते हैं, चीजों को देख पाते हैं, देखने की जो प्रोसेस सिस्टम है आपका किसमें होता है? आपके ऑक्सीपिटल वाले पार्ट में होता है। आप जो हैंड राइटिंग करते हैं, क्या आप जो हैंड राइटिंग करते हैं, आपका बॉडी किस तरीके का है, बॉडी पोजीशन है, उन सभी पर कंट्रोल करता है ये आपका कौन सा? पेरेंटल वाला पार्ट। एक बार दोबारा समझो, सब देखो, थोड़ा कम पॉइंट बताऊंगा तो थोड़ा समझ में लिया जाएगा। फ्रंटल वाला पार्ट क्या करता है, समझ लो। यहाँ पर जो फ्रंटल वाला पार्ट है, ये क्या काम करता है? एक तो होता है डिसीजन मेकिंग। क्या लिखिएगा यहाँ पर, या जजमेंट लिख लो। ठीक है, क्या जो जजमेंट होते हैं, जजमेंट होते हैं, तो जजमेंट लेने का काम कौन करता है? यही करता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कौन करता है भाई? आपका फ्रंटल वाला पार्ट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। अभी लिखाने को तो इसमें बहुत सारी चीजें समझ लीजिएगा। जजमेंट, आप कोई भी निर्णय लेते हैं और प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करें, तो ये भी किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये फ्रंटल वाले पार्ट के द्वारा निर्धारित होता है। आगे की बहुत सारी चीजें बताना, तो अभी समझते जाइएगा आप। ये हो गया फ्रंटल वाले पार्ट में हो गया। और जो टेम्पोरल वाले पार्ट में क्या चीजें होती हैं? तो टेम्पोरल वाले पार्ट में जो लिसनिंग होती है आपकी, जो लिसनिंग होती है, सुनते हैं, ये टेम्पोरल वाले पार्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात, ये टेम्पोरल वाले पार्ट के द्वारा हो गया। ऑक्सीपिटल वाले पार्ट की बात करेंगे, तो ऑक्सीपिटल वाले पार्ट में होता है विजुअल प्रोसेस को कंट्रोल ये करता है। और आपका जो अब बच गया पेरेंटल वाला होता है हैंड राइटिंग, और आपका हैंड राइटिंग हो गया पेरेंटल वाला। और बॉडी पोजीशन। अब देखो, और बहुत सारी चीजें मैं अभी बताने वाला हूं, आप समझिएगा। जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम को 4 लोब्स बोल सकते हैं, 4 भाग बोल सकते हैं, 4 लोब बोल सकते हैं। 4 लोब्स में हमने विभाजित किया। जब 4 भाग में विभाजित किया, तो कौन सी चीज है? और इसमें मेमोरी भी आती है, फ्रंटल में ही इसमें मेमोरी। फ्रंटल ज्यादा और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये जो सेरिब्रम का जो फ्रंटल है, ये लार्जेस्ट लोब होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट लोब होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट लोब कौन सा? आपसे पूछेगा कि सेरिब्रम का सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा सर क्या होता है? फ्रंटल होता है। इसी के अंदर मेमोरी होती है, इसी के अंदर क्या होती है? मेमोरी भी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? आपकी मेमोरी होती है। जो याददाश्त है, याददाश्त के केंद्र भी हमारे किस में होते हैं? फ्रंटल वाले पार्ट में होते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ समझ लो। देखो, जो कुछ लोग कहते हैं कि उस लोग की जो स्मरण शक्ति है वो थोड़ी सी कमजोर है, तो कमजोर है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कुछ तो कुदरती होती है, और कुछ लोग अगर प्रयास करें तो एक तो होती है सबसे ज्यादा मल्टीपल टाइम चीजों का रिवीजन देना, मल्टीपल टाइम चीजों को सीखने की कोशिश करना। तो आपका जो ब्रेन है वो डेवलप हो सकता है, काम करना शुरू कर सकता है। 25 से 30 साल की उम्र तक ये डेवलप होता रहता है हमारा ब्रेन। ये आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। किसी लोगों जब पढ़ते हैं ना, देखो बच्चों की एक कमी होती है, जब पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी किताबें लेकर के बैठ जाते हैं, रट्टा मारने लग जाते हैं। क्या? बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठ जाते हैं, मोटी मोटी, और क्या करते हैं? उनका रट्टा मारने लग जाते हैं। सीधा का सीधा राम कथा पढ़ लेते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है 0। रिजल्ट क्या आता है? 0% रिजल्ट क्यों आता है? क्योंकि हम उनको विजुअलाइजेशन करके नहीं पढ़ते। जैसे यहां पर दिया गया है विजुअल जो प्रोसेस है, ऑक्सीपिटल वाला पार्ट है, तो विजुअलाइज जो प्रोसेस है, अगर हम उस तरीके से नहीं पढ़ते। देखो, आप मूवी देखने जाते हो तो आपको सभी मूवी के सीन याद हो जाते हैं। आप कोई कॉमेडी देखते हो तो उसमें कॉमेडी सभी की याद हो जाती है आपको। उसमें जो कैरेक्टर हैं, सभी कैरेक्टरों के आप नाम भी याद रखते हैं, कौन सी घटना कब हुई ये भी आपको याद रहता है। जब भी आप पढ़ा करें, सुनिएगा आप, मेरा सुझाव ये रहेगा, जब भी आप पढ़ा करें तो आप चीजों को विजुअलाइज फॉर्मेट में बनाइए। विजुअलाइज फॉर्मेट मतलब उनको किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में देने, चित्रण करने की कोशिश करिए। आपने
बोला आंख, तो आंख का एक चित्र आ जाना चाहिए। कोई भी चीज आपने बोला कि जयपुर में हवा महल कहाँ है, तो हवा महल का एक चित्र बना लीजिए। अगर आपको हवा महल के बारे में नहीं पता, अगर आप पढ़ रहे हो, बड़े नोट्स हैं आपके, तो यहां मान के चलो सर्किल बना लिया आपने, कोई राइट एंगल बना लिया, ट्राइंगल बना लिया। इस तरीके से किसी भी प्रकार से जब आप याद करना चाहें किसी चीज को, तो आपको क्या करना होगा, उसको विजुअलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। मतलब जो किताब है आपकी, उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप चीजों को अच्छे तरह से सीख पाएंगे, जब रिवीजन करेंगे तब भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या क्या चीजें होती हैं, जो हमारा ये हो गया आपका राइट पार्ट, ये हो गया राइट पार्ट, ये होगा लेफ्ट पार्ट। इसके बारे में चलो समझ लो, थोड़ा सा समझा ही देता हूं, पढ़ाने को तो फिर इसमें ज्यादा है, पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। तो लेफ्ट वाले पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, जो आर्ट्स, किसी किसी व्यक्ति के अंदर आर्ट्स का ज्यादा वो होता है, आर्ट्स जो रोमांस करने वाले, एंटरटेनमेंट करने वाले, तो हमारा जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम के जो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है, सेरेब्रम का जो लेफ्ट वाले जो लोब्स होते हैं, ये आर्ट्स क्रिएटिविटी जिनकी ज्यादा होती है, तो उनका ये डेवलप ज्यादा होता है। कौन सा, ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट जिनका डेवलप ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, आर्ट्स क्रिएटिविटी ज्यादा करते हैं। और जो पढ़ने में होशियार होते हैं, कैलकुलेशन करना है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, लॉजिक है, लॉजिकल चीजें जो ज्यादा करते हैं, तो उनका जो ब्रेन, जो लोब कौन सा विकसित होता है, तो आपको बताना होगा सेरेब्रम का राइट वाला पार्ट ज्यादा डेवलप होता है। जो मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ज्यादा कर पाते हैं, उनका मन ज्यादा लगता है, और निर्णय अच्छे लेते हैं, इनकी पर्सनैलिटी, इसमें पर्सनैलिटी भी आता है, विल पावर आती है, इच्छा शक्ति। तो सभी जो राइट वाले पार्ट्स होते हैं, क्या राइट पार्ट से एक बार समझ लीजिएगा, आपके अंदर जो विल पावर आती है, आपके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, जजमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक्स, जो भी कठिन चीजें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो हमारे जो राइट वाला पार्ट, इधर बोले तो इस तरफ वाले पार्ट के द्वारा ही ये निर्धारित होती है। इनका ज्यादा डेवलप होता है, तो वो कैलकुलेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लॉजिकल चीजों को अच्छी तरीके से अपने लॉजिक तर्क दे सकते हैं। ये सभी चीजें होती हैं हमारे किस पार्ट के द्वारा निर्धारित, ये होती है सेरेब्रम के राइट पार्ट के द्वारा निर्धारित होती हैं। और लेफ्ट वाले पार्ट में एंटरटेनमेंट वगैरह आ गया, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना है आगे, यहां पर इसके पीछे वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, इसके पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाया। देखो ये खाली स्थान है, इसमें इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब इस स्ट्रक्चर में और नीचे की तरफ क्या पाई जाते हैं, यहां पर गायरी और सलकारी पाई जाते हैं। गायरी, देखो इनको बोलते हैं शल्कस बोलते हैं, कभी कभी मिलेगा आपको शल्की, सल्कस या सल्की, क्या मिलेगा, शल्कस और सल्की के बारे में समझ लीजिएगा। शल्कस, सल्की और गायरी, लिख देता हूं, यहां पर लिख देते हैं। देखो शल्कस और जो गायरी, सल्कस और जो गायरी होते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, ब्रेन की जो कैपेसिटी का निर्धारण किया जाता है। किसका, ब्रेन की कैपेसिटी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो इनके द्वारा किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति ज्यादा होशियार है, कोई व्यक्ति कम होशियार है, इस चीज का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। एक बार पूछा भी गया है कि ह्यूमन का ब्रेन का मतलब किस हिस्से के अगर एरिया ज्यादा है, तो क्या एरिया ज्यादा होने पर वो व्यक्ति बुद्धिमान ज्यादा होगा, तो जो बाहरी एरिया अगर ज्यादा है तो उसका कोई ये नहीं कि देखो हाथी है तो हाथी का तो भाई एरिया बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना कि हाथी इंसान से भी ज्यादा बुद्धिमान है, नहीं है ना। लेकिन गायरी और जो सलकारी का जो एरिया है, समझिएगा, जो गायरी और जो सलकारी है, गायरी और सलकारी का एरिया अगर ज्यादा है, तो वो व्यक्ति जो वो व्यक्ति होता है, जो और लोग, जो आम लोग होते हैं, उनसे ज्यादा उनका क्या होता है, दिमागी कैपेसिटी होती है, वो सोचने की शक्ति होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। तो आप समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, ये पूरा समझ में आ गया। अब इसमें और क्या क्या चीजें होती है पढ़ाने को, तो आगे की चीजें, फिर दूसरा द्रव्य, वो सब चीजें छोड़ी, ज्यादा चीजें अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बहुत है, सफिशिएंट आपके लिए। समझ में आ गया कि नहीं आया, देखो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लो, एक बार समझिएगा। ये जो सेरिबेलम वाला पार्ट है, बिल्कुल सेरिबेलम वाला पार्ट है। सेरिबेलम वाले पार्ट में याददाश्त, इसमें क्या क्या चीजें शॉर्ट में समझ लो। इस सेरिबेलम वाला पार्ट सबसे ज्यादा विकसित होता है, और इसी के द्वारा लगभग 70% एक्शंस होती हैं, इन्हीं के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो सेरिबेलम वाले पार्ट में क्या क्या चीजें होती है, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप किसी प्रॉब्लम फंस गए होते हैं, तो वहां पर निर्णय लेगा आपका सेरिबेलम वाला पार्ट। अगर आप कोई सुनने की क्रिया करो, आप किसी चीज को देख पा रहे हो, कोई अपना निर्णय ले पा रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा जो एक्टिव होना चाहिए
सेरिबेलम वाला पार्ट एक्टिव होना चाहिए। आपने सुना होगा कभी कभी जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कोई कोई स्मरण शक्ति खो देता है, स्मरण शक्ति खो देता है तो क्या होता है उस कंडीशन में मान के चलो ये जो पार्ट है स्मरण शक्ति वाला, ये फ्रंटल वाला पार्ट है, ये फ्रंटल वाला पार्ट अगर डैमेज होगा, डैमेज होने से मतलब है यहाँ की जो कोशिका है इसमें जो न्यूरॉन सेल हैं वे अगर नष्ट हो गई तो आपकी स्मरण शक्ति चली जाएगी, आपको याद क्या था बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल होती हैं उनके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रीजनरेशन पावर किन कोशिकाओं में सबसे कम होती है, तो आपको बताना होगा न्यूरॉन सेल के अंदर होती है। सर्वाधिक जो न्यूरॉन जो रीजनरेशन पावर होती है वो होती है हिपैटिक सेल के अंदर। तो ये वाला पार्ट अगर नेस्ट हो गया, क्या फ्रंटल वाला पार्ट अगर नेस्ट हो गया तो आप कोई भी चीज को याद नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होगी। अगर ये वाला पार्ट अगर आपका नेस्ट हो गया या डेवलप नहीं है तो भाई आपकी बहुत सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। आपको समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा समझ में आ गया। जो बुद्धि का आकलन किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है, गायरी और सलकारी के द्वारा ही बुद्धि का आकलन किया जाता है, कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। अगर गायरी और सलकारी का एरिया ज्यादा है, गायरी और सलकारी का क्षेत्र ज्यादा है तो वो अदर जो दूसरे लोग हैं उनकी तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होगा, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो ज्यादा विद्वान होगा या ज्यादा बुद्धि उसके अंदर होगी। ये सभी चीजें आपको समझा दिया मैंने कि मैंने। एक चीज और समझ लो, जो राइट वाली जो एक्टिविटी है, यहां देखो जो राइट वाली एक्टिविटी को लेफ्ट वाला पार्ट कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाली एक्टिविटी को राइट वाला पार्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया भाई, पूरा का पूरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब मैं आगे बात करता हूं। सेरिबेलम के बाद इसी में घ्राण पिंड पाए जाते हैं। कुत्ते होते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि 1-1 किलोमीटर से सूंघ लेते हैं कि वहां पर या कोई जानवर है कुछ भी है, तो उनकी जो घ्राण पिंड जो नासिका है वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, तो वो हर चीज को सूंघ सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेरिबेलम के बाद थैलेमस की। सेरिबेलम के बाद बात करते हैं थैलेमस वाले पार्ट की। देखो थैलेमस वाला पार्ट कहाँ होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। थैलेमस वाला पार्ट होता है अंदर, देखो अंदर थैलेमस वाला पार्ट आपको डायग्राम में भी बता दूंगा मैं, थैलेमस वाला पार्ट कहाँ होता है समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे तरीके से समझ में भी आपको आ जाएगा। थैलेमस वाला पार्ट में क्या ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती हैं करने को, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैसेज आते हैं जाते हैं एक तरीके से जंक्शन पॉइंट है, ये क्या है उद्दीपनों का जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं आप पर हमारे किसको, थैलेमस वाले पार्ट को। कुछ जो रिप्रोडक्टिव के एक्शंस हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ी हिस्सेदारी निभा लेता है। क्या, जब स्थितियां ज्यादा आपातकालीन हो जाती हैं, जब भाई की हाइपोथैलेमस से भी नहीं हो रहा है, इधर से भी नहीं हो रहा, कंट्रोल इधर से भी नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन कर लेता है आपका थैलेमस वाला पार्ट। देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं थैलेमस, इस वाले पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। थैलेमस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम पॉइंट जो आपके जो वनडे एग्जाम है इनमें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। थैलेमस क्या है, एक ट्राई पॉइंट है, ये क्या बोल सकते हैं, एक जंक्शन पॉइंट है। क्या है, एक जंक्शन पॉइंट है। क्या है, एक जंक्शन पॉइंट है। थैलेमस क्या है, एक जंक्शन पॉइंट है, मतलब यहाँ पर जो सूचनाएं आती हैं जाती हैं उनका एक केंद्र है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जो है हाइपोथैलेमस। क्या है इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है तो आप समझ लीजिएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में समझना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, स्टार लगा लो और समझ लो भाई। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस वाले पार्ट के बारे में समझो अच्छे तरीके से। हाइपोथैलेमस वाला पार्ट कौन सा होता है, तो देखो यहाँ पर ये जो थैलेमस हो, ये ऊपर हो गया पूरा का पूरा थैलेमस, थैलेमस के नीचे जो स्ट्रक्चर जो लटकी हुई है, थैलेमस के जस्ट नीचे ये जो पाया जाता है इसी को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या, ये वाला जो लटका हुआ नीचे वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, तो आपको बताना थैलेमस के जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम बहुत ज्यादा है, पर क्या, बिल्कुल भाई ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो बहुत सारी चीजों को हम नहीं कर पाएंगे तो आगे जीवन नहीं चल पाएगा। हाँ, नहीं चल पाएगा ना। चलो समझो हाइपोथैलेमस क्या करता है।
हाइपोथैलेमस हमारे जैसे गर्मी हो गई, गर्मी ज़्यादा हुई तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करेगा, भाई बाबा रुक थोड़ा सा कंट्रोल कर। तो ये हमारा जो ताप है, ताप नियंत्रण का काम भी करता है हाइपोथैलेमस। और क्या करता है, जो भावनाएं होती हैं, क्या जो भावनाएं होती हैं, आप फीलिंग्स आती हैं, आपको सेक्स डिजायर्स आती है, वो भी सभी किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होती है। अगर आप, ये फैक्ट है साइंस का, अगर आप 7 सेकंड तक किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो आप कुछ उनके बारे में अच्छा या बुरा सोचने शुरू कर दोगे। अगर 7 सेकंड तक आपने टकटकी लगा करके देख लिया तो ये आपको यहाँ पर हो गया, ये समझ में आ गया। तो हाइपोथैलेमस के नीचे एक ये डॉट दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड बोले तो इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है एक पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, उस पर नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या, सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से हम हाइपोथैलेमस को भी जाना जाता है। आप जब प्यार करते हैं, आप किसी से फॉल इन लव में होते हैं तो ज्यादा एक्टिव कौन होता है, आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है। जब आप प्यार मानते होते हैं, आपको दुनियादारी, घर परिवार सब कुछ कैसे लगते हैं, फालतू लगते हैं। क्यों लगते हैं जब उस टाइम पे फालतू, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ना, ये भी बड़ा हैरामी आइटम है। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव कर लेता है। ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो जिसको केमिकल निकालेगा तो ये और चीजों को भुला देता है। हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाता है तो ये किसी को सुनता नहीं है, मतलब ये अपना, इसको जो काम करना है वही काम करेगा, इसको और किसी को, सभी चीजों को प्रभावित कर देगा। जैसे अगर आपको भूख लग रही है तो सिर्फ आप क्या कहोगे, मुझे खाना ही चाहिए, और दुनिया आपसे कुछ, आप उनसे कुछ भी बोलोगे, भाई ये काम कर, तो नहीं करोगे, कुछ भी बोलो। जब हाइपोथैलेमस एक बार एक्टिव हो गया तो आपको सभी चीजें कैसी लगेंगी, खराब लगेंगी। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लो। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। क्या, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। और क्या काम करता है भाई, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, ये किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है। किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जो सेक्स डिजायर्स हैं, ठीक है, जो सेक्स करते हैं, जो उत्तेजनाएं आती हैं, क्या, जो उत्तेजनाएं आती हैं उसके लिए भी निर्धारण कौन करता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वही जिम्मेदार होता है। अब इसमें जो लव है, ठीक है, लव हुआ, हेट हुआ, और आपको, अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, अगर आप एंगर हो, आप हंग्री हो, सभी लिख लो भाई, हंग्री हो, आप थ्रस्ट हो, ठीक है, प्यास, जो हमको भूख प्यास जो कुछ भी महसूस होती है वो सभी हाइपोथैलेमस के इतने काम लिख दिए मैंने। समझ लो एक बार, पूरा का पूरा समझ लो हाइपोथैलेमस के बारे में। एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको, अच्छे तरीके समझेगा। जो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपको भूख लग रही है, अगर भूख नहीं लग रही तो उन सभी पर कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। जब कोई भी चीज अनबैलेंस होने जाती है ना तो ये एक्टिव हो जाता है, मतलब एक तरीके से एक ऑर्डर देने का काम करता है। अगर कोई काम ढंग से नहीं होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो गया, जब इसने ऑर्डर दे दिया तो फिर वही काम होगा, ना कि सभी काम बंद हो जाएंगे। या कोई कंपनी होती है, कोई ऑफिस होती है, तो उसमें एक मालिक होता है कि नहीं होता, होता है सर। तो लोग काम कर रहे होते, कोई दिक्कत नहीं, अपने तरीके से करो। लेकिन इसको लगा कि अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, किसी चीज की कमी पड़ रही है, तो ये इतना हाईली एक्टिवेट हो जाएगा कि और चीजों को, और कामों को बंद कर देगा। इसने बोला कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो ये निर्देश एक ही देगा कि आपको क्या करना है, टेम्परेचर को, सबसे पहले टेम्परेचर को मेंटेन करना है। भूख प्यास दूसरी चीज है, तो सबसे पहले अगर गर्मी ज्यादा लग रही है तो ये क्या करेगा कि आपको सबसे पहले टेम्परेचर को मेंटेन करना है। टेम्परेचर को मेंटेन करना समझ में आ गया, आया कि नहीं है? बिल्कुल। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको कोई चीज समझाएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई किसी काम की बोलेगा, तो आप कोई भी काम नहीं करो, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो जाता है। जब हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो जो सेक्स डिजायर्स होते हैं, जब लोग सेक्स करते हैं, जब सेक्स की उत्तेजनाएं आती हैं, तो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब ज्यादा एक्टिव हो गया तो ये और चीजों को नहीं सुनता कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, मरेगा, गिरेगा, कटेगा, सजाओ। जो लोग रेप वगैरह करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो लोग रेप करते हैं तो ये हाइपोथैलेमस का ही काम है। हाइपोथैलेमस क्या ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ज्यादा एक्टिवेट हुआ तो और सभी चीजें क्या हो जाती हैं, इनको भूल जाता है। हाइपोथैलेमस केमिकल इतना निकाल देता है भाई, उन लोग भूल जाते हैं, उनके सेक्स डिजायर इतनी आ जाती है कि वो उसे, उन्हें कुछ लगता ही नहीं, उन्हें सिर्फ ये लगता है कि मुझे सेक्स करना है, तो ये मरवा देता है हाइपोथैलेमस। क्योंकि उनको 2
मिनट बाद तो मरना पड़ेगा ना भाई, कुछ दिन बाद तो क्योंकि मरेगा, गलत काम करेगा तो मरेगा। तो हाइपोथैलेमस ही सेक्स डिजायर्स हैं, भूख लग रही है तो भूख पे भी कंट्रोल करेगा, गुस्सा है, प्यास है, इन सभी पर कंट्रोल करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। तो बहुत ही हरामी आइटम है। तो और किसी लड़की को अगर आप 7 मिनट तक अगर टकटकी लगा के देखोगे, क्या 7 मिनट तक टकटकी लगा के देखो ना गलत तरीके से, तो भाई एक्टिव हो जाएगा, फिर प्यार हो जाएगा। अगर प्यार हो गया तो फिर क्या होगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो प्यार व्यार से दूर है। तो ये आपको समझ में आ गया, आया नहीं है भाई मेरे सभी भाई बंधुओं को? पूरा हाइपोथैलेमस का काम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आगे की चीजों को मैं समझा देता हूँ। हाइपोथैलेमस क्लियर हुआ आपको? चलो आगे मैं बात करता हूँ, किसके बारे में बात करेंगे? ये हमारा आपका प्रोसेंसीफेलॉन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आपका जो मस्तिष्क है इसका पहला भाग पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं हमारे मध्य मस्तिष्क के बारे में। छोटा सा ही, थोड़ा सा ही समझ लो इसके बारे में। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें जो स्ट्रक्चर जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर डिनोट की है, रिप्रेजेंट की है, इसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में बहुत है पढ़ने को तो, लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा क्योंकि देखो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और समझाना भी मुझे अभी ज़्यादा है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है आपको, ये जो दिखाई दे रही है जो आगे, ये जो रेड कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट की है, इसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है भाई, समझ में आ गया किस वाले पार्ट को? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में क्या होता है, इसको भी 4 हिस्सों में बांटते हैं। ये आगे कार्पस कैलोसम, वो सभी चीजें आगे की बातें, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसके बारे में, पढ़ने को तो फिर बहुत है। इसमें भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाला पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो सुनने की जो क्रिया होती है, जब हम सुनते हैं, जो देखते हैं, उन पर भी जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाला पार्ट है ये उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। किसका? कोई भी किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाला पार्ट भी क्या होता है, एक्टिव होता है उस अवस्था में। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्या क्या चीजें होती है वो आपको समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर एक चीज और पाई जाती है, उस चीज को क्या बोलते हैं भाई? यहाँ पर देखो मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मध्य मस्तिष्क को बोले तो मेसेंसीफेलॉन बोलते हैं। मेसेंसीफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसेंसीफेलॉन बोलते हैं। ये आपको समझ आया? तो मेसेंसीफेलॉन वाले में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाला पार्ट होता है, इसमें 4 स्ट्रक्चर पाई जाती है। 4 के बारे में अभी आपको, ये नीट का काम है, इतना पढ़ाना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो विजुअलाइज करते हैं चीजों को, आप सुनते हैं, वो सभी चीजें यहाँ से कंट्रोल हो जाती है, देखते हैं। अगर ये वाला पार्ट नष्ट हो गया, अगर एक्सीडेंट हुआ, ये पार्ट नष्ट हुआ, तो क्या करोगे आप? देख नहीं पाओगे तो भाई क्या हो जाएगा? अंधे हो जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी ना, बिगाड़ना नहीं है बात को। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दूसरी होती है, जो आपका जो मध्य सेरिबेलम वाला पार्ट है, सेरिबेलम वाले पार्ट को जो मध्य मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सेरिब्रल पेंडुकल। क्या बोलते हैं उसको? सेरिब्रल, लिखेगा सेरिब्रल पेंडुकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेंडुकल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रल पेंडुकल के नाम से जानते हैं। ये क्या अगर एक तंतु में संरचना होती है, स्ट्रक्चर फाइबर्स लाइक, राइट? ठीक है, तो जो फाइबर्स होते हैं उसके द्वारा जुड़ी होती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज वाली पढ़ाने वाला हूं, बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है, ज्यादा इसके बारे में अभी पढ़ाऊंगा तो आपके एग्जाम में नहीं आता है, वनडे एग्जाम में किसी में नहीं आता। आप आरएस का एग्जाम दो, किसी का भी दो, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यूपीएससी का दो, किसी का दो, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर आगे की चीजें जो कि डीपली है, जो कि पूछी जाती है, नीट के एग्जाम में पूछी जाती है, आपको अभी डॉक्टर बनना नहीं बनना है, आपको अभी क्या बनना है भैया? सरकारी पुलिस अधिकारी वगैरह कुछ भी बनना होगा जो भी। ठीक है, चलो तो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोम्बेंसीफेलॉन बोलते हैं। रोम्बेंसीफेलॉन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोम्बेंसीफेलॉन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोम्बेंसीफेलॉन बोलते हैं। जो हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क को हम बोलते हैं रोम्बेंसीफेलॉन। हिंदी में बोले तो अनुमस्तिष्क। क्या बोले? अनुमस्तिष्क। हिंदी की तो भाषा आप जानते ही हो। रोम्बेंसीफेलॉन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसमें क्या क्या चीजें होती हैं रोम्बेंसीफेलॉन में? हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सेरिबेलम के बारे में। ये तो खैर थोड़ा सा ये मार्कर ढंग से काम नहीं कर रहा, इसको इसे रेड से करते हैं। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले सेरिबेलम के बारे में, सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। क्या? सेरिबेलम वाले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, समझो। अब सेरिबेलम वाला पार्ट कौन सा होता है ये समझ लो। अब देखो यहाँ पर आपको एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा भाई? एक तरीके से लाइक अ वृक्ष, लाइक अ ट्री।
ट्री के हिसाब से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं हम सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेरिबेलम। जो वृक्ष टाइप में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसी को बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं इसको? सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। समझ आया? जो पीछे देखो, यहाँ पर फोकस करेंगे आप। जैसे ये ऊपर ऑक्सीपिटल वाला बोन है, यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल वाला हिस्सा है, इसके अंदर यहाँ पर पाया जाता है। इसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं। और जो ब्रश टाइप की जो स्ट्रक्चर है यहीं पर पाई जाती है इस हिस्से में, इसे सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेरिबेलम बोलते हैं। अब सेरिबेलम तो बोल दिया, सर इसका काम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। क्या? इसी का इंपॉर्टेंट काम है, ये समझो पश्च मस्तिष्क में सबसे ज्यादा इसी का काम है। और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, वो समझ लीजिएगा। इसके काम क्या क्या होते हैं? जब आप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का ये जो वाला पार्ट है ये फंक्शन करना बंद कर देता है। जब लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, तो ये वाला पार्ट है ये काम करना बंद कर देता है। जब काम करना बंद कर देता है तो क्या होगा भाई? चीजें इनबैलेंस होने लगेंगी। तो यहाँ पर ये काम करता है बॉडी को बैलेंस करने का। क्या? बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। क्या? जो बॉडी बैलेंसिंग काम करता है। और जो मसल्स हैं, जो मसल्स मूवमेंट, लिखिएगा मसल्स मूवमेंट हो गया। अभी मैं समझा देता हूं। यहां पर स्पीकिंग पर भी कंट्रोल करते हैं, ये स्पीकिंग को भी कंट्रोल करने का काम करता है ये। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो तीन ही पॉइंट समझाता हूँ, आगे की चीजें समझ लो। सेरिबेलम वाला पार्ट है, सेरिबेलम वाला पार्ट अगर काम करेगा नहीं तो आपका जो बॉडी बैलेंस है वो ठीक नहीं होगा, आप ढंग से चल नहीं पाओगे, आप फिर नहीं पाओगे। और इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं। यहाँ पर लिख लो, इसको क्या बोला जाता है? इसको स्मॉल माइंड भी बोला जाता है। स्मॉल माइंड बोलो या स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसी को एक नाम और है ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी हम किसको जानते हैं? इसी को जानते हैं। ट्री ऑफ लाइफ ही अनुमस्तिष्क को ही कहा जाता है। इसमें और भी चीजें पढ़ाने को, तो अभी सेरिबेलम वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं, समझिएगा। तो इसमें ये क्या करता है कि ये ज्यादा इफेक्ट हो गया तो बॉडी बैलेंस, जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूं, मतलब जो हमारा सेरिबेलम वाला पार्ट है वो क्या है? ढंग से काम कर रहा है। अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, मैं बोलना कुछ चाहता हूं, आपने देखा हो कभी कभी ये मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, सभी लोगों से हो जाती हैं कि हम बोलना, जैसे मैं सेरिबेलम बोलना चाह रहा हूं, समझिएगा, मैं सेरिबेलम बोलना चाह रहा हूं लेकिन मुंह से निकल रहा है सेरिब्रम। क्या? सेरिबेलम बोलना चाह रहा हूं लेकिन मुंह से निकल रहा है सेरिब्रम। सेरिब्रम अगर निकल रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई ना कोई दिक्कत है। कहां पर दिक्कत है? सेरिबेलम वाले पार्ट में कोई दिक्कत है। दिक्कत से मतलब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा सा ये क्या नहीं, कंसंट्रेट नहीं है ये, इसको ज्यादा फोक्सडाइज। देखो अभी मैंने बोला फोक्सडाइड मतलब अभी चीजें जब स्लिप हो जाती हैं, जब जो भी आप बोलना चाहते हो वो बोल नहीं पाते, तो वो किस वजह से? जो आपका जो अनुमस्तिष्क वाला पार्ट है ये क्या नहीं होता, ये ज्यादा डेवलप नहीं होता, या फिर ये जब फंक्शन नहीं करता ढंग से। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। जो इसमें ये क्या करता है, जो हमारा शरीर है, जो हम चलना फिरना डोलना फिरना इनको कंट्रोल करता है। मसल को भी कम, जो हाथ हिला रहा हूं कुछ भी कर रहा हूं तो मसल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, स्पीकिंग को कंट्रोल करता है। इसको स्मॉल ब्रेन बोलते हैं, इसको छोटा दिमाग बोलते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे को यहाँ पर थाप मत मारना, यहाँ पर मारोगे तो भाई लपड़ मारोगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा बेहोश हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका अनुमस्तिष्क वाला पार्ट, ये कंप्लीट हो गया। आपको हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं पोन्स बैरोलाई। इसको क्या बोलते हैं? पोन्स वाला पार्ट बोलते हैं। नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला के नाम से जानते हैं, मेडुला के नाम से इसको जानते हैं। थोड़ा सा टाइम कितना हो गया? टाइम ज्यादा हो गया भाई, टाइम बहुत हो गया, पता ही नहीं चला 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, समझ लो, थोड़ा सा जल्दी समझिएगा। जो पोन्स वाला पार्ट है, जो पोन्स वाला पार्ट है, ये कहाँ होता है? ये यहाँ पर होता है। कहाँ होता है? ये एक तरीके से एक कप टाइप में बना लेता है। इस तरीके से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो कप टाइप में बन गया, इसको पोन्स कहते हैं। ये जो हमारे शरीर में इनवॉलंटरी एक्शंस होती है उनको कंट्रोल करता है। जो मेडुला वाला पार्ट है, जो नीचे वाला होता है पार्ट, मेडुला वाला पार्ट, जैसे आपके शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रिया होती हैं, जैसे आपका हार्ट बीट, धड़कन धड़क रही है ना भाई, आपका डाइजेशन, आपने खाना खाया तो अंदर खाना की जो प्रोसेस चल रही है, तो जितनी भी अनैच्छिक क्रिया होते हैं, जैसे छींक आई तो आंख बंद हो जाती है, हाँ, खर्राटे लेते हो, बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी जो अनैच्छिक क्रिया हैं उन पर कंट्रोल करने का काम करता है आपका मेडुला वाला पार्ट। जब जो पोन्स और जो मेडुला वाला पार्ट है इसको ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रेन स्टेम के नाम से जाना जाता है
इसको ये समझ में आपको आ गया होगा। और इनके डिजीज अलग से पढ़ा दूंगा मैं से, एक बार मैं डिजीज आपको अलग से ही पढ़ा दूंगा। कभी कभी क्या होता है इनके बारे में समझ लो, कुछ बीमारियों के बारे में भी समझ लो जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं। ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं, कुछ टेस्ट हैं जिनको कि मुझे आपको बताना है। अब इनके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूं बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, टाइम मेरा पूरा हो चुका है, 2 बज चुके हैं, लेकिन मैं बता देता हूं एक बार फिर भी थोड़ा सा क्विकली आप देखिएगा। एक होता है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस रोग में क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है इसमें सूजन आ जाती है। इंसेफेलाइटिस रोग में ब्रेन में सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो भाई ढंग से प्रॉब्लम आ जाएगी, ढंग से काम नहीं करेगा इंसेफेलाइटिस। चलो इनको एक दूसरी क्लास में ही मैं आपको बता दूंगा पूरे के पूरे क्या है। एपिलेप्सी क्या होती है, सेरेब्रल पॉल्सी क्या होती है, ठीक है, सीटी स्कैन क्या होता है, एमआरआई क्या होता है, एमआरए क्या होता है, ठीक है, ईईजी क्या होता है, इन सभी के बारे में। और अभी मुझे बताना बाकी है आपका जो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, इन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स आपको कल की क्लास में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूंगा ये जो पूरा क्लास आपको मैंने पढ़ाया है, चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश की है, आपको 100% समझ में आया होगा और आपने चीज़ों को नोट भी किया होगा। और बेहतरीन क्लास आपको लगी हो तो शेयर वगैरह भी करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू भाई।